तो डियर स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू एनाटमी ये वाला टॉपिक्स क्लियर किया। दूसरे लेक्चर में मेन ब्रांचेस ऑफ एनाटमी के बारे में एक्सप्लेनेशन किया कि एनाटमी के बेसिकली 3 मेन ब्रांचेस होते हैं। उनमें पहले ब्रांच जो था ना ग्रॉस एनाटमी, उनको एक्सप्लेन किया। आज हम देखते हैं डेवलपमेंटल माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को, और इसके साथ साथ हम इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले दूसरा ब्रांच जो है एनाटमी का, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी बेसिकली किसे कहते हैं? डेवलपमेंटल एनाटमी में हम बेसिकली स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। डेवलपमेंट इन द बॉडी, हमारे पास बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं और डेवलपमेंट होते हैं, कब से कब तक, फ्रॉम जाइगोट, यानी जाइगोट से लेकर एडल्ट स्टेज तक। जाइगोट से लेकर एडल्ट स्टेज तक बॉडी में जितनी भी चेंज होती है और बॉडी में जितनी भी डेवलपमेंट होती है, बेसिकली इस स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी। सबसे पहले जाइगोट के बारे में आपको पता होगा कि हम जाइगोट किसे कहते हैं। जाइगोट जब भी स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है तो इनसे बनता है जाइगोट, जो असल में एक बड़ा सेल होता है। फिर यहाँ इसी ही जाइगोट से एक और चीज़ बनता है जिसको हम कहते हैं ब्लास्टूला। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। फिर इन ब्लास्टूला से बन जाता है गेस्ट्रूला, और फिर इसी ही गेस्ट्रूला से बनती है 3 लेयर ऑफ सेल्स। 3 लेयर ऑफ सेल्स यानी सेल की 3 लेयर इनसे बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब अगर देखा जाए तो जाइगोट से ब्लास्टूला और ब्लास्टूला से गेस्ट्रूला और फिर यही गेस्ट्रूला से 3 लेयर ऑफ सेल बनना, इनको बेसिकली हम कहते हैं चेंज। इनको क्या कहते हैं? चेंज। आपको पता है कि हम चेंज किसको कहते हैं? चेंज कहते हैं जब भी जो समथिंग, जो कुछ भी हो, जब वो क्या हो जाए, पास हो जाए एक स्टेट से, पास फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन स्टेट टू अनदर। जब एक चीज एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास हो जाए तो बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं? चेंज। जैसा कि अभी आपने देखा कि जाइगोट जो बिग सेल है वो बनता है, फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है? ब्लास्टूला, और ब्लास्टूला के बाद फिर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है? गेस्ट्रूला, और गेस्ट्रूला से फिर क्या बनता है? 3 लेयर ऑफ सेल। अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले स्टेट था जाइगोट, जाइगोट ये पास हुआ दूसरे स्टेट में गेस्ट्रूला, ब्लास्टूला में, ब्लास्टूला तीसरे स्टेट में पास हुआ गेस्ट्रूला में, फिर गेस्ट्रूला और स्टेट में पास हुआ 3 लेयर ऑफ सेल में। इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेंज। इसको कहते हैं चेंज। अब हम देखते हैं कि फिर चेंज के बाद क्या होता है। चेंज के बाद ये आता है जाइगोट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होता है। फिर चेंज के बाद होता है डेवलपमेंट, यानी इन 3 लेयर ऑफ सेल जो होती है, इन 3 लेयर ऑफ सेल से फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर इनसे डेवलप होते हैं। डेवलप का मतलब क्या होता है? डेवलप का बेसिकली मतलब होता है मेकिंग समथिंग न्यू, यानी जो चीज़ मेकिंग समथिंग न्यू, मतलब एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल नया बन जाए, इसको हम कहते हैं डेवलप। अब जाइगोट से फिर ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गेस्ट्रूला और गेस्ट्रूला से 3 लेयर ऑफ सेल। फिर इन 3 लेयर ऑफ सेल से, इन 3 लेयर ऑफ सेल से बनता है क्या-क्या? मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर, जैसा कि हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, एटीसी वगैरह वगैरह, यानी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन 3 लेयर से फिर बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ये आपको नए नहीं लग रहे? ये न्यू थिंग है जो बन गए, इसको फिर हम क्या कहते हैं? डेवलप। आपने अभी देखा कि पहले हमारे पास क्या हुआ? चेंज, यानी जाइगोट के बाद ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गेस्ट्रूला, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पास होना है। अब यहाँ पे आपने देखा कि डेवलपमेंट भी हुआ, यानी कुछ नई चीज़ें बने, जैसा कि इन 3 लेयर से हार्ट बना, लंग्स बना, किडनी बन गए, ब्रेन बन गया। अब ये डेवलप हुआ। इसी स्टडी को, जिसमें हमारे पास क्या होता है? चेंज, और हमारे पास होता है डेवलपमेंट बॉडी में, कब से लेकर जाइगोट से लेकर एडल्ट स्टेज तक, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल एनाटमी। अब मजीद हम डेवलपमेंटल एनाटमी को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है डेवलपमेंटल एनाटमी में एक आ जाता है एम्ब्रियोलॉजी, और दूसरी कैटेगरी में आ जाता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें भी हम डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी, यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ, माँ के पेट में है बच्चा, इसके दौरान जब भी आप बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो हम इसको कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, हमारे पास जो फेटस होता है बच्चा, वो जब भी माँ के पेट यानी वोम माँ के पेट में होता है, तो इसी दौरान इस बच्चे में कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। इसमें ब्रेन डेवलप होता है, इसके साथ साथ हार्ट डेवलप होता है। सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, इसके बाद ब्रेन डेवलप होता है, और इसके साथ साथ किडनी भी डेवलप होती है। इसके साथ साथ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी वगैरह ये मुकम्मल स्ट्रक्चर इसके बॉडी में डेवलप होना शुरू होते हैं जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है। अब डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि जो नया चीज़ बन जाए, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं या डेवलप कहते हैं। यानी आप देखा आपने कि बच्चा जब भी माँ के पेट में होता है तो उसकी बॉडी में ये मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? डेवलप होते हैं। जब भी बच्चा बर्थ से पहले, यानी बिफोर बर्थ से पहले बच्चे की जो डेवलपमेंट स्टडी है, इनको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब देखते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में भी हम ग्रोथ के बारे में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ।
स्टडी ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, यानी ऑफ द बेबी। जब भी बच्चा पैदा होए तो पैदा होने के बाद जब हम लोग बच्चे की ग्रोथ स्टडी करेंगे तो फिर हम इसको कहेंगे पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ इस स्टेज में हम बच्चे को देखते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनके बॉडी में बोन्स होते हैं और ये बोन्स बार बार लॉन्ग होते जाते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बच्चे के बॉडी में मुख्तलिफ तरह के आर्गन्स होते हैं और फिर वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, मेच्योर। ये बच्चे की बेसिकली ये स्टडी जो है ना, ये ग्रोथ के बारे में, ये आफ्टर बर्थ के बाद होती है, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं जो लास्ट एनाटमी का मेन ब्रांच है वो है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। जैसा कि आपको नाम से भी जाहिर होगा, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में हम बेसिकली उन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे जिनकी एग्जामिनेशन विदाउट माइक्रोस्कोप पॉसिबल ना हो। स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर दैट आर सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, ऐसे स्ट्रक्चर जिनकी स्टडी या जिनको हम देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के, इस किस्म के एनाटमी को, इस किस्म के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना बेसिकली कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। मैंने पहले बताया कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम बगैर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं तो हम उनको कहते हैं ग्रॉस एनाटमी। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम बगैर माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप जरूरी होता है उनको स्टडी करने के लिए, इनको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। और जिनके लिए जरूरत नहीं होता है किसी चीज़ का माइक्रोस्कोप का बेसिकली इनको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटमी को हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं साइटोलॉजी और दूसरे को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है सेल की, स्टडी ऑफ सेल। जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल। सेल की जब भी हम स्टडी करते हैं इसको कहते हैं साइटोलॉजी, और जब भी हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू देन इट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यहाँ पे हम जब भी हम सेल को स्टडी करते हैं तो या तो हम सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, या तो हम सेल के फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं पहले सेल की स्ट्रक्चर को, कि सेल के स्ट्रक्चर्स में, यानी सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर भी मैंने पहले लेक्चर में डिफाइन किया कि स्ट्रक्चर बेसिकली एक चीज़ जिन पार्ट्स का अरेंजमेंट होता है, या एक चीज़ जिन पार्ट से बना होता है, बेसिकली उनके जो पार्ट्स होते हैं उनको जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे सेल भी इसी तरीके से सेल के स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, सेल के स्ट्रक्चर में आ जाता है सेल मेम्ब्रेन, उनमें आ जाता है राइबोसोम, इसके साथ साथ होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है सेल के स्ट्रक्चर में आ जाता है, इसके साथ साथ सेल के स्ट्रक्चर में गल्जी बॉडी भी आ जाती है, और इसके साथ साथ राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, और अदर भी साइटोप्लाज्म भी होता है सेल में, और अदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के स्ट्रक्चर में। अगर हम सेल को फंक्शन के लिहाज से देख ले तो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं और ये मुख्तलिफ तरह सेल्स का मुख्तलिफ काम होता है, फंक्शन होता है। बेसिकली कुछ ऐसे सेल होते हैं हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, आपको पता है आरबीसी क्या करते हैं, ये कैरी करता है, कैरी ऑफ ऑक्सीजन टू द होल बॉडी, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन को। डब्ल्यूबीसी ये क्या करता है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जर्म्स। इसी तरीके से हमारे बॉडी में न्यूरॉन जो नर्व सेल है ये क्या करते हैं, ये बॉडी से मैसेज को ब्रेन तक और फिर ब्रेन से बॉडी तक वापस लेके ला देता है। ये मुख्तलिफ सेल्स है और इन मुख्तलिफ सेल्स का मुख्तलिफ काम है। बेसिकली हम यहाँ पे देखते थे कि सेल की जब भी हम स्टडी करेंगे तो या तो सेल की स्ट्रक्चर या फंक्शन वाइज स्टडी हम करेंगे। आ जाते हैं स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ तरह के टिश्यू होते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, सो ऑन। अब हम देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ एनाटमी की 3 मेन ब्रांचेस, ग्रॉस एनाटमी, डेवलपमेंटल एनाटमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। ये फिजियोलॉजी का वर्ड कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, और ये एक आता है इसमें फिजियो जो निकला है ग्रीक वर्ड फेसिस से, एक आ जाता है लॉजी, ये भी ग्रीक वर्ड लोगस से निकला है। फिजियो ये निकला है ग्रीक वर्ड फेसिस से, लॉजी ये ग्रीक वर्ड लोगस से निकला है। अब फेसिस का मतलब होता है नेचर या नेचुरल ओरिजिन, और लोगस आप सबको पता है कि लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी लेटरल मीनिंग हुआ फिजियोलॉजी का दी स्टडी ऑफ नेचर। अगर वर्ड के लिहाज से देखा जाए तो फिजियोलॉजी कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड का, फिजियो जो निकला है ग्रीक वर्ड फेसिस से जिसका मतलब होता है नेचर, लॉजी ये भी ग्रीक वर्ड लोगस से निकला है जिसका मतलब है स्टडी। अगर वर्ड वाइज मीनिंग करें या लिटरली मीनिंग करें तो बनता है द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लेकिन हम फिजियोलॉजी को कुछ यूं ही डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ नेचुरल फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जो नेचुरली जो फंक्शन करता है एंड देयर पार्ट्स, और एक ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है, ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म खुद जो फंक्शन परफॉर्म करता है नेचुरली, इनको बेसिकली कहते हैं हम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म
और उस ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स होते हैं वो नेचुरली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनको कहते हैं फिजियोलॉजी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फिर उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो हार्ट है, हार्ट उनका काम क्या होता है? हार्ट हार्ट का काम ये होता है कि ये पंपिंग करता है, यानी ये पंप ऑफ ब्लड, ये पूरे बॉडी को पंप करता है ब्लड। अब यहाँ पे देखा जाए, इसके साथ साथ किडनी, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है वेस्ट एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या कर देता है? एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट पंप ऑफ ब्लड, एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ साथ हमारे बॉडी में ब्रेन भी होता है। ब्रेन का क्या काम होता है? ब्रेन का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना, यानी बॉडी को कंट्रोल करना, बॉडी को कंट्रोल करना। अब ये बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इनका डिफरेंट फंक्शन है। इस स्टडी को, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, इनके फंक्शन को स्टडी करना फिजियोलॉजी ही होती है। यहाँ पे मैंने एक लफ्ज लिखा है नेचुरल डिफिनेशन में, नेचुरल फंक्शन। थोड़ा सा इस नेचुरल फंक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस नेचुरल फंक्शन का क्या मतलब है। नेचुरल फंक्शन का मतलब यह होता है नॉर्मल spontaneous activities of the body and their parts। यानी बॉडी जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी, वो जो भी नॉर्मल फंक्शन करती है वो स्पॉन्टेनियसली करती है, यानी वो खुद ब खुद करती है। बॉडी और उनके जो पार्ट्स होते हैं वो नॉर्मली जो फंक्शन करता है वो क्या करता है? जो भी एक्टिविटी करती है उनके बॉडी और उनकी जो पार्ट्स होती है वो खुद ब खुद कर देती है, स्पॉन्टेनियसली करती है। इसमें नो विदाउट, यानी ये बाहर विदाउट एनी एक्सटर्नल, इसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, इसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि बॉडी में हार्ट है। हार्ट क्या करता है? ये पंप करता है किस चीज़ को? ब्लड को पूरे बॉडी में तक पहुंचा देता है। अब यहाँ भी किसी किस्म का एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी नेचुरली अगर एक बंदे को देखा जाए जिनका हार्ट, वो क्या करता है नॉर्मली, एक बंदे का जो हार्ट होता है अगर वो नॉर्मली फंक्शन करता है तो फिर देखा जाए तो किसी किस्म की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है उनके हार्ट्स को। हमारे बॉडी में जो हार्ट है उनको तो कोई बाहर से कंट्रोल नहीं कर रहा है कि अभी आपने पंप करना है, अभी आपने पंप नहीं करना है ब्लड को, यानी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है। ये जो भी हार्ट फंक्शन कर रहा है, जैसा कि पंपिंग कर रहा है, ये नॉर्मल तरीके से कर रहा है, और इसके साथ साथ ये स्पॉन्टेनियसली कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली, यानी ये खुद ब खुद कर रहा है। इनको, इस हार्ट को किसी ने कहा नहीं है कि अभी आपने ब्लड पंप करना है, अभी पंप नहीं करना है। इसके साथ साथ मैंने किडनी की भी एग्जांपल दी कि किडनी, यानी जिस तरीके से किडनी क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देती है, मतलब उनको एक्सक्रीट कर देती है। अब किसी ने भी मतलब एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट इसमें भी नहीं है, बाहर से किडनी को किसी ने नहीं कहा कि अभी आपने एक्सक्रीट करना है या अभी एक्सक्रीट नहीं करना है, इसमें किसी किस्म का एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किडनी जब तक नॉर्मल फंक्शन करता रहेगी तो यानी वो क्या करेगी, वो कैसे करेगी? वो स्पॉन्टेनियसली करेगी, मतलब खुद ब खुद ही करेगी, स्पॉन्टेनियसली ही करेगी। किसी किस्म का नो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता है जब तक ये नॉर्मल फंक्शन करता रहेगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म और उनके जो पार्ट जब तक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा तब तक किसी किस्म की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं होता है इसमें। हाँ, कई ऐसे केसेस होते हैं जैसा कि जिसमें हार्ट फेलियर हो जाए, यानी हार्ट फेलियर हो जाए तो फिर हम उसमें क्या लगा देते हैं? पेसमेकर स्टिमुलेशन लगा देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपने हार्ट को चलाते हैं। इसके साथ साथ जब किडनी फेलियर हो जाए, यानी किडनी अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता हो तो फिर हम लोग डायलिसिस करते हैं। हाँ, ये एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है। ये एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट तब पॉसिबल है जब ये अपना नॉर्मल फंक्शन छोड़े। जब तक हमारा जो बॉडी होती है और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, ये जब तक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता जाएगा तब तक ये जो भी फंक्शन करेगा, जो भी एक्टिविटी करेगा, वो स्पॉन्टेनियसली करेगा। उनको किसी की बाहर की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो फिजियोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे।